हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मूल अधिकार। यहां से सभी एग्जामों में एकाध न एकाध क्वेश्चन आते ही हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो देखते हैं दोस्तों कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। यानी कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिका संविधान से प्रभावित रहे, यानी कि इसे अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अ से अधिकार, तो यह तो दोस्तों तीने जैसा लिखा गया जाता है, तो ये भाग 3 में हो गया। अ से होता है अमेरिका, यानी कि इसे किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से प्रभावित होकर लिया गया है दोस्तों। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। बहुत ही उचित बात है, मैग्ना कार्टा। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त है उतना विदेश के किसी भी संविधान में नहीं मिलता है, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। यानी कि अमेरिका के संविधान में भी हमारे संविधान जितना मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों की चर्चा नहीं किया गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्राप्त किए थे जब यानी संविधान लागू हुआ था दोस्तों। मूल रूप से उसमें 7 अधिकार थे, मौलिक अधिकार। क्या था? पहला था समता का अधिकार, जिसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा हो गया अनुच्छेद 1922 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, याद रखिएगा दोस्तों। और 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि संविधान के संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह फिलहाल जो है मूल अधिकारों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो 6 हो गया। एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे दोस्तों हटा दिया गया है। संविधान संशोधन याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 448 78 मूल अधिकारों से हटा दिया गया। इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार में रख दिया गया दोस्तों। तो हम लोग पहला देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि की समझ समता एवं विधियों का समान संरक्षण है। यानी कि विधि की समझ सभी लोग जो है कानून के समझ समान है, याद रखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। विधि की समझ समता का विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया है, याद रखिएगा। जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका, विधि की समझ समता कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये लिया है ब्रिटेन, याद रखिएगा आप लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। वीडियो आगे दिया अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो लोग अभी नए हैं वीडियो पर कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15 जो है, तो धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म के स्थान पर जो है उसको रोका नहीं जाएगा कहीं भी। तो अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। यानी कि उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता को बताया गया है। तो अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर निश्चित नियोजन या नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग में जन्म स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। इसकी चर्चा किस में की गई? तो अनुच्छेद 16 यानी कि लोक नियोजन के संबंध में। अनुच्छेद 14 हो गया दोस्तों, तो ये विधि के समझ समानता यानी कानूनी की समझ सभी लोग समान है। अनुच्छेद 15 हो गया धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में हो गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें देख लेते हैं दोस्तों मंडल आयोग, बहुत ही चर्चित था
पिछड़ा वर्ग आयोग। तो वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों को शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 1980 में पेश किया, 1979 में लागू, 1980 में पेश किया। 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े थे। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण दिया, यानी कि ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण दिया। सिफारिश की इस तरह संपूर्ण आरक्षण जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग 50% हो गया, याद रखिएगा। वर्तमान में EWS यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड यानी कि इकोनॉमिक रूप से जो भी पिछड़े लोग हैं उसको भी 10% का आरक्षण दे दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब की चर्चा कहाँ है, तो समान अवसर के लिए भी जो है आरक्षण दिया गया है, तो उसके विरुद्ध नहीं है दोस्तों अनुच्छेद 16 के विरुद्ध। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया दोस्तों, तो अस्पृश्यता का अंत या उसका आचरण निषेध। अस्पृश्यता शब्द ना तो संविधान में है ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक योग्यता, अतः यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवा इत्यादि से इनका बहिष्कार नहीं है, याद रखेगा। तो अस्पृश्यता का अंत पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो अस्पृश्यता सो आ गया, अस्पृश्यता तो 17 याद रखेगा, 17 अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 दोस्तों। आगे देखेंगे अनुच्छेद 18, जिसमें कहा गया कि सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, यानी कि उपाधियों का अंत। अ से उपाधि, अ से 18 याद रखेगा दोस्तों। इसमें 4 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यानी कि राज्य को जो है सेना और विद्या संबंधी जो उपाधि दे सकता है देगा। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ये भी कहा गया दोस्तों। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को विदेश से कोई सम्मान मिलता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा उसको अधिकार करने के लिए, याद रखेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से या उससे अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति को या अपने देश के व्यक्ति को विदेश से कोई सम्मान मिल रहा है तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के जो है वह सम्मान प्राप्त नहीं करेगा दोस्तों, याद रखिएगा। नोट, 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपाधियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है। न्यायालय ने कहा है कि यह पुरस्कार जो है उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है। पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनसे पुरस्कार छीन लिया जाएगा दोस्तों। तो 2022 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार बिपिन रावत, जो भारत के प्रथम CDS थे जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया, बिपिन रावत को दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो पद्म विभूषण इस बार 4 लोगों को दिया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने उनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन विश्वास जो है 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उन्हें पुनः प्रारंभ किया गया। 1980 में जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले किसे दिया गया दोस्तों, तो मदर टेरेसा को दिया गया, याद रखेगा। दूसरा हो जाएगा दोस्तों कि स्वतंत्रता का अधिकार। पहला तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार था, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। एकदम इसको एकदम रट लीजिएगा, एकदम याद रखिएगा। अधिकारों की रक्षा, सभी नागरिकों को अधिकारों की गारंटी दी गई है, याद रखिएगा। पहला है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, याद रखिएगा। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, यानी कि शांतिपूर्वक कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं।
संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, माने कि संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी रोक नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने का अधिकार, आए जाएंगे, फिर कहीं भी मन करेगा वहाँ बस जाएंगे, रहेंगे। कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, यानी कारोबार भी कर सकते हैं। तो याद देख लीजिए, सबसे पहले हो गया बोलने का अधिकार, पहला में हो गया। दूसरा में हो गया बोलने का, दूसरा में हो गया क्या, तो सभा लगा सकते हैं शांतिपूर्वक। तीसरा में हो गया घूमने का अधिकार, याद रखिएगा। तीसरा में हो गया समिति बनाने का अधिकार, दोस्तों याद रखिएगा। तीसरा में हो गया समिति या संघ बना सकते हैं। चौथा में हो गया भारत, चौथा में देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। पांचवा में जब आए जाएंगे दोस्तों हम लोग, तो पांचवा में आए जाएंगे तो वहाँ भी रहने की व्यवस्था किया गया है। जब रहेंगे तो वहाँ पर जॉब वूब करना पड़ेगा, कारोबार करना पड़ेगा, तो उसका भी व्यवस्था किया गया है। यानी कि सबसे पहले बोलना, उसके बाद इकट्ठा होंगे हम लोग शांतिपूर्वक। फिर क्या करेंगे कि एक आध गो संस्था बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, संस्था बना लेंगे तो हम लोग पूरा देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, मान लीजिए। फिर भ्रमण किए दोस्तों हम लोग, तो भ्रमण किए तो कहीं कोई राज्य पसंद आ गया तो वहाँ जाकर रुक सकते हैं, रह सकते हैं, घर बना सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर वो भी नहीं हुआ तो उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वहाँ रहेंगे तो उसके बाद हम लोग खाने पीने के लिए क्या चाहिए, रोजगार चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। इस अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में। अर्थात यह अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है, ना कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लेखित अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि राज्य जो है इन पर प्रतिबंध भी लगा सकता है दोस्तों, जैसे कि आपातकाल लागू हो गया तो उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है घूमने उमने जाने के लिए। अगला हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अनुच्छेद 20, किसी भी अभिव्यक्ति या दोषी करार व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, या उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त ढंग से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं की गई दोस्तों। कोई भी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध हो गया है तो उस पर 3 व्यवस्था की गई हैं। कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, उससे अधिक शक्ति का भाग नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय वित्त विधि के अधीन। यानी कि इसमें कहा गया है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो है जिस समय अपराध किया उस समय उसके ऊपर जो कानून बनाया गया है उसी के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा। अगर उस पर कोई कानून नहीं बनाया गया तो उसको कुछ नहीं किया जाएगा, याद रखेगा दोस्तों। अगला है कि दोहरी क्षति नीति, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक या अभियोजित को दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही दंड दिया जाएगा दोस्तों, याद रखेगा। इसकी चर्चा किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 20 में। किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि अपने विरुद्ध गवाही देने का के लिए वह बाध्य नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये फिर 3 बात को बताया गया अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 देखते हैं हम लोग, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा, अन्यथा नहीं, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसलों को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। तो ध्यान से एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या अधिकार दिया गया। तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण हम लोगों को मिलना चाहिए, शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार दोस्तों। पुट्टा स्वामी केस में निजता का अधिकार मामला जो है इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 21 में, निजता का अधिकार। आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये भी जुड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दोस्तों। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के लिए
विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज, राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, यानी कि जीवन बीमा पॉलिसी को हम लोग बीच में तोड़ सकते हैं, शयन का अधिकार, सोने का अधिकार, शोर प्रदूषण मुक्त अधिकार, विद्युत यानी बिजली का अधिकार। दोस्तों इन सभी को अनुच्छेद 21 में रखा गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, याद रखिएगा, निजता का अधिकार इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 के क में जो दोस्तों चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 21 के क में चर्चा किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई। इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। याद रखिएगा, इससे पहले भी था अनुच्छेद 45 में, लेकिन वो क्या था, नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसके विरुद्ध जो है न्यायालय द्वारा उचित जरूरी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अब इसमें कानूनी प्रावधान किया गया है मौलिक अधिकार में। इसके विरुद्ध हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 21 के 1 के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो है अधिकार अधिनियम कब आया, तो 2009 में। याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन है। तीसरा है दोस्तों अनुच्छेद 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है, यानी कि जिसे साधारण कानून के तहत लिया। गिरफ्तारी करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, पहला बात हो गया। गिरफ्तारी किए हैं तो उसको सूचना दीजिए किस लिए गिरफ्तार किया गया है। विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतीक्षा करने का अधिकार, यानी कि अपने वकील से बात करने का अधिकार। दंडाधिकार, यानी कि मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश करने का अधिकार। याद रखिएगा, दंडाधिकार द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। ये चार को जो है प्रमुख जो है बातें बतलाई गई है इसमें। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्तियों और निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो निवारक कानून बनाया गया है उसके विरुद्ध अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो वो उसमें शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। याद रखिएगा, बोर्ड में कौन होंगे दोस्तों, तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। निरोध का अधिकार संबंधित व्यक्तियों को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताया जाना आवश्यक भी नहीं है। लेकिन देख लेते हैं हम लोग कि निरोध वाले कानून क्या है। तो निरोध वाले व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे, यानी कि उसके विरुद्ध अपना जो है लड़ाई लड़े कानूनी रूप से। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या बनाया गया है निवारक निरोध कानून। तो निवारक निरोध का अधिनियम सबसे पहले 1950 ईस्वी में बनाया गया, जिसको जो 1969 में समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 में बनाया गया, जिसे 1978 में निश्चित कर दिया गया। तो मीसा जब आया था दोस्तों, उसी समय लालू यादव की बेटी हुई थी, उसका नाम मीसा भारती रखा गया था। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यवस्था निवारक अधिनियम 1974, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया 1980 में। चोर बाजारी निवारक या आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 में आया दोस्तों। आतंकवादी और विध्वंसन क्रियाकलाप निवारक अधिनियम टाडा आया 1985 में, जिसे 1995 में समाप्त कर दिया गया। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारक अधिनियम 1988। आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा 2004 में इसे निरस्त कर दिया गया है। 2000 याद रखिएगा 2004 में आया दोस्तों। तो ये सब निवारक कानून थे। इन सभी के विरुद्ध गिरफ्तार करने पर
ज़्यादा छूट नहीं है दोस्तों, ये सब आतंकवादियों के लिए उचित है। तो इस प्रकार से हम मौलिक अधिकार का पार्ट 1 ख़त्म किए हैं। जल्द ही हम पार्ट 2 लेके आएंगे इसमें दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा।